चूंकि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है, जो किया गया वह हो गया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ओयांग दिहुआ से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं एलाइड ट्रेड एसोसिएशन से बिल्कुल भी नहीं डरता। आखिरकार, एलाइड ट्रेड एसोसिएशन केवल एक नागरिक संगठन था। ये सच है कि उनके पास संसाधनों का खजाना और लंबा इतिहास था, लेकिन फिर भी उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन ओयांग दिहुआ अलग था। भले ही वह सतही तौर पर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों का पालन करता हो, वह गुप्त रूप से उसकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है। यदि एलाइड ट्रेड एसोसिएशन उनकी हत्या करना चाहता था, तो इससे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का घोर आक्रोश भड़क जाएगा। किन्जिया ऐसा कभी नहीं होने देगी। इसका एकमात्र परिणाम ये होगा कि मित्र व्यापार संघ को सर्वनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओयांग दिहुआ उसकी हत्या करना चाहता था, तो यह एक अलग कहानी थी। ओयांग दिहुआ को 7 प्रोफाउंड वैलीज के एक बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त था। जब तक उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, किन्जिया भी उसे छू नहीं सकती थी, और अंततः उसे मामला छोड़ना पड़ा। मुझे ओयांग दिहुआ से सावधान रहना चाहिए। इससे पहले कि मुझमें उसका विरोध करने की ताकत आ जाए, मुझे जितना संभव हो उतना कम बाहर निकलना होगा। अभी मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी ताकत बढ़ाने की होनी चाहिए। जैसे ही लिन मिंग ने यह सोचा, उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से 2 वस्तुएं निकाली, थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड और ब्लड लिंगजी। वह रक्त लिंगजी का उपभोग करने की जल्दी में नहीं था। इससे पहले, जब उन्होंने क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल ली थी, तो उनके शरीर में कुछ पिल टॉक्सिन रह गए थे। उसे लंबे समय तक खेती करने और अपने शरीर से अशुद्धियों को पूरी तरह से परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, और रक्त लिंगजी का उपभोग करने और उसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने से पहले उसके वास्तविक सार के स्थिर होने की प्रतीक्षा करनी थी। जहां तक थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड का सवाल है, हालांकि यह एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तु थी, लेकिन इसकी शक्ति छोटी नहीं लगती थी, और यह स्पष्ट रूप से मूल्यवान थी। लिन मिंग ने इस मनके को देखा। वह ऐसे किसी सुराग की खोज करना चाहता था जो यह बता सके कि इसका उपयोग कैसे करना है। मनका एक लोंग के किनारे था, और बर्फीले नीले रंग का था। इसकी सतह बेहद ठंडी थी और यह उसके हाथ में बेहद ठंडी थी। वह इसके बारे में कुछ खास नहीं समझ सका। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से मनके की सावधानीपूर्वक जांच की। जैसे ही उसने जांच शुरू की, उसका दिमाग घूम गया। सारणी निर्माण। थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड में असंख्य घने रून्स थे। ये सरणी चिन्ह थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शिलालेख प्रतीक एक पूर्ण सरणी संरचना में एकीकृत नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है। मैं देखता हूं, मैं समझता हूं। सरणी निर्माण के बारे में लिन मिंग की यादों में एक से अधिक प्रकार थे जिनमें शिलालेख प्रतीक शामिल थे। दूसरी बार जब लिन मिंग ने मैजिक क्यूब के अनंत स्थान में प्रवेश किया था, तो उसने एक शक्तिशाली बुजुर्ग सरणी मास्टर की आत्मा के टुकड़े को अवशोषित कर लिया था। लिन मिंग ने इस एरे मास्टर की एरे निर्माण संबंधी यादों को पूरी तरह से सील कर दिया था, और उनका अध्ययन नहीं किया था। इसका मुख्य कारण बस इतना था कि उनकी खेती बहुत कम दायरे में होती थी, और उनके पास इतनी बड़ी श्रृंखला बनाने की क्षमता या पैसा नहीं था। मूल योजना तब तक इंतजार करने की थी जब तक कि वह गठन सरणी यादों का फिर से अध्ययन शुरू करने के लिए जियांटियन क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन अब, थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड को देखने के बाद, लिन मिंग को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तो एक सरणी निर्माण का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। लिन मिंग ने थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड को देखते हुए बुदबुदाया। वह समझ गया कि यह थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड, संक्षेप में, एक अत्यधिक संपीड़ित थंडर फायर किलिंग सरणी थी। लिन मिंग ने मूल रूप से सोचा था कि एक सरणी निर्माण को बड़े पैमाने पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, और इसका उपयोग केवल निष्क्रिय रूप से किया जा सकता है।
इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपनी उत्कृष्ट शक्ति का प्रदर्शन कर सके, उसे व्यूह रचना के अंदर कदम रखना पड़ता था। यहां तक कि देवताओं के दायरे से शक्तिशाली बुजुर्ग की व्यूह रचना की यादें भी ऐसी ही थीं। वह शक्तिशाली बुजुर्ग जटिल सरणी संरचनाओं की कई अलग अलग किस्मों को जानता था। यदि उन्हें वर्गीकृत करना होता तो वे सारणियों को कैद करते, सारणियों को मारते, भ्रामक सारणियों को सील करते, इत्यादि। कैद करने वाले व्यूह का कार्य शत्रु को अपने भीतर फंसाना था। हत्या करने वाले व्यूह का कार्य शत्रु को मारना था। मायावी जादुई व्यूह का कार्य शत्रु को अनंत स्वप्नलोक में खो जाने देना था ताकि वे कभी जाग न सके या अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद न कर सके, और एक सीलिंग सारणी को सील बनाना था। लिन मिंग को कभी नहीं पता था कि एक सरणी संरचना को इतने छोटे मनके में संघनित किया जा सकता है और फिर उन पर हमला करने के लिए दूसरों पर फेंका जा सकता है। यदि मनके में हत्या करने वाली सरणी होती तो यह लोगों को मार सकता था। यदि इसमें कोई भ्रामक सरणी होती तो इससे दूसरा पक्ष अनगिनत काल्पनिक भ्रमों से घिर जाता। किसी लड़ाई के दौरान भले ही दो पक्षों के बीच ताकत में भारी असमानता हो, अगर कमजोर पक्ष इस तरह से एक शक्तिशाली मोती फेंक दे तो वे संभवतः लड़ाई का रुख बदल देंगे। क्या कल्पनाशील विचार है। जैसे ही लिन मिंग ने मनके के भीतर सरणी संरचनाओं का अध्ययन किया, वह 7 गहरी घाटियों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। 7 गहरी घाटियों की विरासत 600 साल पुरानी है। संप्रदाय की स्थापना 7 व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिनमें से प्रत्येक के पास विभिन्न क्षमताएं और शक्तियां थीं, जिनमें से एक ने विशेष रूप से सरणी संरचनाओं का अध्ययन किया था। बेशक, जरूरी नहीं कि केवल 7 गहरी घाटियों ने ही इस सरल पद्धति का आविष्कार किया हो। संभावना ये थी कि यह पूरे स्काईस्पेल महाद्वीप में फैल गया था। यह पहली बार था कि लिन मिंग ने कुछ ऐसा खोजा था जो देवताओं के दायरे में नहीं पाया गया था। भले ही उनका इतिहास छोटा हो, आखिर इन दसियों हजार वर्षों में न जाने कितनी प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं। लेकिन निःसंदेह यह मन का आवश्यक रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो देवताओं के क्षेत्र में नहीं पाया जा सकता है। यह बहुत संभव था कि शक्तिशाली बुजुर्ग सरणी मास्टर ने इसे अभी तक नहीं सीखा था। देवताओं का क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था और इसकी विरासतें अनगिनत थीं। कुछ चीजें न सीखना अपरिहार्य था। इस मनके के कारण लिन मिंग ने उस बड़े सरणी मास्टर से सरणी निर्माण की यादों को सावधानीपूर्वक जोड़ना शुरू कर दिया। इस एकीकरण में पूरी शाम लग गई और यहां तक कि अगली सुबह देर तक चली। इसके बाद ही लिन मिंग ने अंततः सभी विस्तृत जानकारी को सुलझाया। तो यह ऐसा ही है। इस मनके में अग्नि और वज्र को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। यदि उनमें थोड़ा सा भी सच्चा सार भरा होता तो आग और गड़गड़ाहट आपस में जुड़ जाती और विस्फोट हो जाता। यदि कोई यह नहीं समझ पाता कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो बहुत संभव है कि वह खुद को उड़ा ले। इस छोटे से मोती में निहित ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। यदि यह प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकार के बगल में विस्फोट हो जाता तो वे मर जाते। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने इस मनके को उठाया तो ओयांग डिहुआ ने मुझे अजीब तरह से देखा। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि मैं विस्फोट में खुद को मार डालूं। यादों के सम्मिलन के साथ लिन मिंग मनके के सरणी निर्माण में विभिन्न प्रतीकों की भूमिकाओं और कार्यों पर पूरी तरह से स्पष्ट हो गए थे। उसके पास कुछ हद तक निश्चितता भी थी कि वह थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड की प्रतिकृति तैयार कर सकता है। निःसंदेह उसने जो उत्पादन किया उसका प्रभाव बहुत कमजोर होगा। अधिक से अधिक यह एक विसरा ट्रेनिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से निपट सकता है। सरणी निर्माण की जटिलता शिलालेख प्रतीकों की तुलना में बहुत अधिक है। यदि मैं सरणी निर्माण में कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूं और एक ऐसा मनका तैयार करना चाहता हूं जिसकी आक्रमण शक्ति मेरी तुलना में अधिक हो, तो मुझे व्यापक मात्रा में समय और ऊर्जा लगानी होगी। अभी मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे इस सरणी निर्माण को बाद के लिए छोड़ना होगा।
हालांकि वह विभिन्न संभावित मोतियों की शक्ति से ईर्ष्या करता था, फिर भी ये चीजें सीधे तौर पर उसकी ताकत नहीं बढ़ा सकती थीं। चूंकि उन्हें पेचीदगियों का अध्ययन करने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता थी, लिन मिंग ने अभी इसमें देरी कर दी थी। शोध की लंबी अवधि के बाद लिन मिंग ने थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड को बेहतर बनाने के कुछ तरीके भी खोजे, और यहां तक कि थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड की शक्ति को कई 10वें तक बढ़ा सकते हैं। निःसंदेह इस प्रकार के सुधार को पूरा करने के लिए आवश्यक था कि उसके पास एक आधार सरणी निर्माण तकनीक हो जो पर्याप्त ऊंची हो। फिलहाल लिन मिंग इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ थे। उन्होंने थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड का अध्ययन करने के लिए पूरी रात का उपयोग किया। हालांकि उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन मोती ने लिन मिंग को एक बड़ी प्रेरणा दी और उसे अपनी युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने का एक और तरीका देखने दिया। निःसंदेह अपनी स्वयं की युद्ध कौशलता को बढ़ाने का सबसे बुनियादी तरीका स्वयं को देखना था। अब लिन मिंग को सबसे पहला काम अपनी मांसपेशियों को बदलने की खेती को मजबूत करना था। इसके अलावा उन्हें हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर के लिए एक शिलालेख प्रतीक भी बनाना था। प्रारंभ में लिन मिंग ने पहले से ही एक उपयुक्त शिलालेख प्रतीक का चयन कर लिया था। इस शिलालेख प्रतीक तकनीक में एक अक्षर था, एस्ट्रल। एस्ट्रल शिलालेख प्रतीक में कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन यह वास्तविक सार की दक्षता को आश्चर्यजनक रूप से 50% तक बढ़ाने में सक्षम था। साथ ही साथ शिलालेख का एक विशेष कौशल था, एस्ट्रल स्पीयर। शिलालेख का यह कौशल विशेष इसलिए था क्योंकि इससे किसी हथियार की युद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं होती थी। इसके बजाय इसने हथियार के हमले की सीमा को बढ़ा दिया। एक सक्रिय एस्ट्रल स्पीयर के बाद सच्चा सार प्रवेश करेगा और भाले का हिस्सा बन जाएगा। सैद्धांतिक रूप से जब तक एक मार्शल कलाकार का असली सार पर्याप्त शक्तिशाली था, भाले को असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता था। इस शिलालेख प्रतीक के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों का मूल्य बहुत अधिक था। हालांकि यह शरीर शिलालेख प्रतीकों में आवश्यक चीजों की तलाश करने की तुलना में बहुत आसान था, लेकिन उन्हें कम समय में एकत्र करना इतना आसान नहीं था। लिन मिंग ने आवश्यक सामग्रियों की एक सूची तैयार की और उन्हें इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को भेज दिया। वह अपनी सामान्य पद्धति का उपयोग करता था और एक शिलालेख प्रतीक के लिए दुर्लभ सामग्रियों का व्यापार करता था। जो लोग उनके शिलालेख प्रतीकों में से एक चाहते थे, उन्हें एक दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री लानी होगी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। स्काई फॉर्चून सिटी एलाइड ट्रेड एसोसिएशन। झांग गुआन्यू पूरे दिन और पूरी रात बिस्तर पर बेहोश पड़ी रही। उसका चेहरा अंतिम संस्कार के कागज की तरह हल्का सफेद था और उसका दाहिना हाथ कलाई से नीचे काट दिया गया था। जब तक वह कोई ऐसा चमत्कारी खजाना ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ जो एक अंग को पुनर्जीवित कर सके, उसका हमेशा के लिए अपंग होना तय था। झांग गुआन्यू के पास 6 नौकरानियां थीं जो सावधानीपूर्वक उसकी देखभाल कर रही थीं। अचानक झांग गुआन्यू की पलकें हिल गईं। यंग मास्टर जाग गया है, और तुरंत मालिकों को सूचित करने के लिए चली गईं। जल्द ही एक बहुत अच्छी तरह से तैयार महिला को कमरे में टहलते हुए सुना गया। जैसे ही उसने झांग गुआन्यू की दयनीय उपस्थिति देखी, वह टूट गई और उसके आंसू मोतियों की एक पंक्ति की तरह थे जो उसके गालों पर बह रहे थे। यह महिला झांग गुआन्यू की मां थी और झांग फेंगजियान की पत्नी भी थी। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन की प्रथम महिला के रूप में वह बेहद क्रूर और शातिर व्यक्ति थीं। जैसा कि कहा गया था, जैसी मां वैसा बेटा। झांग गुआन्यू का विकृत और विक्षिप्त व्यक्तित्व काफी हद तक उनकी मां से विरासत में मिला था। मेरा बेटा, महिला फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो झांग गुआन्यू ने अपनी मां की करुण पुकार सुनी ही न हो। उसने अपने दाहिने हाथ के कटे हुए हाथ को देखा और उसके होंठ दुख से कांपने लगे। उसका हाथ छूट गया। मेरा हाथ। झांग गुआन्यू का गुस्सा उसके रोम रोम में भर गया और उसने मुंह से ताजा खून उगल दिया।
एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति के रूप में, यदि उसे इतना बड़ा झटका लगा, तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक क्षति से क्रोधित होना आसान था। यह संभव था कि वह पागल या उन्मत्त भी हो जाए। नहीं, वहां अभी भी आशा है। मैं 8वीं परत तक दिव्य बबूल शक्ति की खेती कर सकता हूं या कोई ऐसी दवा ढूंढ सकता हूं जो अंगों को पुनर्जीवित कर सके। वहां अभी भी आशा है। झांग गुआनियो ने पागलों की तरह अपने दांत भींच लिए और दिव्य बबूल शक्ति की परिक्रमा करने लगा। किंवदंतियों में कहा गया है कि यदि कोई दिव्य बबूल शक्ति को 8वीं परत तक विकसित करता है, तो खंडित अंगों का पुनर्जन्म होना भी संभव है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, उसे केवल ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभ रही हों। जैसे ही उसने अपने भीतर देखा, उसे अपनी शिरोबिंदुएं मिलीं। उसकी शिरोबिंदुएं टुकड़े टुकड़े हो गई थीं। नहीं, झांग गुआनियो ने दहाड़ लगाई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही झांग गुआनियो फिर से कोमा में चला गया, उसकी मां और कई नौकरानियां तत्काल भ्रम में पड़ गईं। ओयांग दिहुआ बाहर खड़ा था, और इस सब के दौरान उसकी नजर उदास थी। वह समझ झांग गुआनियो अब जीवन भर के लिए अपंग हो गया था। अब जब झांग गुआनियो अपंग हो गया था, तो स्काई फॉर्चून किंगडम में उसकी आधी योजनाएं बर्बाद हो गईं। अब 12 शुद्ध यिन लड़कियों को इकट्ठा करना असंभव था। यह एलाइड ट्रेड एसोसिएशन था जो विभिन्न देशों में नौकरानियों की खरीद और बिक्री का काम संभालता था। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सही कुंडली के साथ 12 शुद्ध यिन लड़कियों को एक साथ जोड़ सकते थे। ओयांग दिहुआ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये सब लिन मिंग का धन्यवाद था। लिन मिंग ने न केवल अपनी अच्छी योजनाओं को बर्बाद कर दिया, बल्कि उसने सबके सामने अपना चेहरा भी बर्बाद कर दिया, उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर दिया और झांग गुआनियो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वह लिन मिंग पर हमला करने में सक्षम नहीं था, और उसकी दमनकारी आभा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।